बात नहीं होती थी। अभी तक पंजाब में जब बात करते थे तो कहते थे इतना बड़ा राज्य जी, शिक्षा कैसे ठीक करेंगे, इतना बड़ा राज्य जी, अस्पताल कैसे करेंगे। आज होने लगी, आज उसका बजट आने लगा। सर, आपके लिए बजट सरप्राइज था कि आप इसकी, जैसे कहा जाता है कि पंजाब में ये जो थोड़ी गॉसिप की आदत है कि भाई दिल्ली दरबार में ही सब कुछ तय होता है, तो कि दिल्ली दरबार में हुआ था? जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे तो हम हर जगह जाते थे और लोग कहते थे भाई जो आपने दिल्ली में किया वही करना है। तो इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो चुनाव के वक्त मांगी नहीं जा रही थी। और जो केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि देखो मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर मैं कहता हूं कि बिजली फ्री हो सकती है तो हो सकती है। लोग कहते थे आपको पता नहीं है, पंजाब इतना बड़ा राज्य है, ऐसे है वैसे है। तो उस वक्त भी केजरीवाल जी ने बैठ के, मान साहब ने बैठ के, और यहाँ जो टीम थी उसने बैठ के बहुत कैलकुलेशंस की थी और उस कैलकुलेशन के बेस पे कहा था ईमानदारी से जीएसटी कलेक्शन होगी, ईमानदारी से एक्साइज आएगा, हर चीज में ईमानदारी, माइनिंग का हम जो माफिया उसको बंद करके। सो ईमानदारी मैथ्स कैलकुलेशन में जनरली आता नहीं है। क्या लगता है कि आप 5 साल में अगर ये ईमानदारी से चली तो ये कर्जा कम हो सकता है? पंजाब के एक देन मिनिस्टर ने अपने घर की छत पे हेलीपैड बनवाया। आज पंजाब में ऐसी सरकार है जो अपने घर पे हेलीपैड बनवाने के बारे में नहीं सोचती। वो बच्चों के स्कूल बनवाने, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने, फिनटेक सिटी बनवाने, इन सब पे सोचती है। और मुद्दा जो आपके लिए कल आने वाला है जीएसटी के लिए, पंजाब का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जब राज्यों ने कहा साहब आप हमसे हमारे सारे राइट्स सरेंडर करा रहे हो टैक्स लगाने के, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज ना दिल्ली, ना पंजाब, ना उत्तर प्रदेश, ना तमिलनाडु, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपने हिसाब से टैक्सेस नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि राइट्स सरेंडर कर दिए। अब आपने राइट्स तो ले लिए, लेकिन अब आप मदद नहीं कर रहे हो। बोले अब हम नहीं जानते आप कौन है, 5 साल हो गए। एक आपका जो एक प्लान था होम डिलीवरी जो राशन का है, वो आप दिल्ली में नहीं कर पाए, वो यहाँ पे होने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक्चुअली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो अच्छी होगी? क्योंकि अगर किसी के पास कोई बेरोजगार है, उसको मदद की जरूरत है, वो क्यों नहीं आ सकता? 450 करोड़ सिर्फ होम डिलीवरी पे खर्चा जाएगा। ये सही अमाउंट है? लोगों के घर जाना चाहिए था। वो मिलों में जा रहा है, उसका आटा बन के कोई बेच रहा है। आप जो भी कर लीजिए, बेचारा गरीब आदमी या जरूरतमंद आदमी दुकान पे जाता है, वहाँ उसको राशन नहीं आया, दुकान बंद है, आपके कार्ड में फलाना कुछ कुछ। उसकी चोरी अगर रोकनी है तो डोर स्टेप डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, और उसमें भी बहुत लोगों को। अगर हम ये कोविड काल देखें, हमारे बच्चे फेल हुए हैं, कोविड ने डिजिटल एजुकेशन करी है, मतलब जितना रिजल्ट डाउन गया है। सो वो रियलिटी को डिजिटल वर्ल्ड से, और जो पंजाब की हकीकत है, बिकॉज बॉर्डर एरियाज विलेजेस हैं और जहाँ पे टीचर्स खुद जाने को तैयार नहीं, कैसे ये सबको बैलेंस करेंगे? आज पंजाब ने वो काम करना शुरू कर दिया। आप देखो, भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब के प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा, यही हमने दिल्ली में भी किया था, कि भाई आप बताओ, स्कूल आपको चलाना है, सरकार क्या करे आप बताओ। हर प्रिंसिपल के पास अपने स्कूल को लेके कुछ आइडिया है, और हर जगह आदमी पैसा नहीं मांग रहा आपसे, हर जगह थोड़ी सी लिबर्टी मांग रहा है। कह रहे हैं मैं प्रिंसिपल हूं, मैं 2000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं 70-80 टीचर्स की टीम को लीड कर रहा हूं, गिव मी सम स्पेस टू वर्क। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। उस मुस्कराहट और उस तैयारी के पीछे असं गल कर लिया मनीष सिसोदिया जी नाल बैठे हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी कितनी आ गई सर? सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोलनी नहीं आती, बोलने में गरीबी है। अच्छा चलो, ये अमीरी भी हम आपको ज़रूर देंगे। सर आपकी आज जब मैंने देखी तो आप बड़े आराम से बैठ के, बड़ी अच्छी लग रही थी। आई थिंक कहीं आपको अपना बजट की वो जो इतनी मेहनत की है आपने पंजाब को अपना गवर्नेंस मॉडल सिखाने में, उसका एक जो मौका मिल रहा है, उसकी खुशी थी आज? नहीं, मैं जब चुनाव के लिए जाता था जगह जगह, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, फरवरी में, जनवरी में, तो हर जगह मुझे व्यापारी कुछ कहते थे कि भाई ऐसे होना चाहिए, मुझे गांव के देहात के लोग कहते थे ऐसा होना चाहिए, यूथ मिलता था वो बताता था ऐसे होना चाहिए।
तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमने जो प्रॉमिस किया था एक पार्टी के रूप में, आम आदमी पार्टी ने जो प्रॉमिस किए एक पार्टी के रूप में कि हमें चुनो और हम ये करेंगे, तो आज हमारी पार्टी की सरकार उन प्रॉमिस को पूरा करने की शुरुआत कर चुकी है और ये बजट उसका पहला ऐसा माइलस्टोन है। हाँ, आपका नारा ही था एक मौका। हाँ, एक मौका दिया लोगों ने और हमने वो करके दिखाना शुरू कर दिया। अनाउंसमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन असली पता तब चलता है जब आप बजट करते हो। मैं कुछ भी अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसका बजट नहीं रखा तो फिर वो है। तो अभी पिछले 3 महीने में मान साहब ने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की कि हम ये शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज उनमें और जो हमने उसमें लोगों के सामने रखा, उनमें से काफ़ी चीज़ें आज मुझे बजट में देखने को मिली। आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, सो प्राउड अबाउट द पार्टी एंड इट्स विजन कि देखो ये होती है। अभी तक पंजाब में शिक्षा की बात नहीं होती थी। अभी तक पंजाब में जब बात करते थे तो कहते थे इतना बड़ा राज्य जी शिक्षा कैसे ठीक करेंगे, इतना बड़ा राज्य जी अस्पताल कैसे करेंगे। आज होने लगे, आज उसका बजट आने लगा, तो ये मुझे देख के गर्व हो रहा था। सर, आपके लिए बजट सरप्राइज था कि आप इसकी, जैसे कहा जाता है कि पंजाब में ये जो थोड़ी गॉसिप की आदत है कि भाई दिल्ली दरबार में ही सब कुछ तय होता है, तो कि दिल्ली दरबार में हुआ था कि आपके लिए भी आज सरप्राइज? नहीं, मुझे लगता है कि इस बजट का खाका तो चुनाव के वक्त बन गया था। जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे तो हम हर जगह जाते थे और लोग कहते थे भाई जो आपने दिल्ली में किया वही करना है। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो चुनाव के वक्त मांगी नहीं जा रही थी। पंजाब की जनता ने मांगी, हमने पंजाब की जनता से प्रॉमिस किया। तो इसमें मुझे ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं लगा कि साहब ये कहाँ से आ गया है, तो नई चीज़ आ गई। हर चीज़ हमने चुनाव से पहले खूब डिस्कस की थी। और जो केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि देखो मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर मैं कहता हूँ कि बिजली फ्री हो सकती है तो हो सकती है। लोग कहते थे आपको पता नहीं है, पंजाब इतना बड़ा राज्य है, ऐसे है वैसे है। तो उस वक्त भी केजरीवाल जी ने बैठ के, मान साहब ने बैठ के, और यहाँ जो टीम थी उसने बैठ के बहुत कैलकुलेशंस की थी और उस कैलकुलेशन के बेस पे कहा था। तो ऑल द थिंग्स दैट वर बीइंग डिलीवर्ड टुडे वर एक्चुअली प्रॉमिस्ड, वर थॉट ऑफ, वर कैलकुलेटेड ऑन दोज इलेक्शन डेज। बड़ा वेरिएबल नहीं आपने रखा हो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो बहुत वेरिएबल है कि ईमानदारी पे, बिकॉज ईमानदारी तो एक फिगर नहीं हो सकती, पर आप ईमानदारी पे आप कह रहे हो कि हम ईमानदार हों, ईमानदारी से जीएसटी कलेक्शन होगी, ईमानदारी से एक्साइज आएगा, हर चीज़ में ईमानदारी, माइनिंग का हम जो माफिया उसको बंद करके। सो ईमानदारी मैथ्स कैलकुलेशन में जनरली आता नहीं है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में आता है। इसीलिए लोग आम आदमी पार्टी को लाते हैं। दिल्ली में भी इसी को लाए और पंजाब में भी इसी को लाए कि ईमानदार सरकार चुननी है। और आज दिल्ली की ईमानदार सरकार का मैथमेटिक्स ये है कि 30,000 करोड़ का बजट 7 साल में 76,000 करोड़ हो गया, बिना कोई टैक्स बढ़ाए, बिना कोई हार्डशिप किए हुए। आप देखना, अभी तो पहला साल है, पंजाब का बजट भी बढ़ेगा और पंजाब के लोग बहुत टैक्स देते हैं। बड़े सर, ये हमेशा कहा जाता है, मैंने दिल्ली बजट इतना स्टडी नहीं किया, मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रही हूँ। नहीं, जो ऑपोजिशन हमें बोलती है कि उनको तो बहुत सहूलतें हैं, सब कुछ केंद्र से मिल जाता है, ये तो ऐसे ही अपनी करते रहते हैं। ये सब एक्सक्यूज हैं, ये सब इन लोगों के एक्सक्यूज हैं, क्योंकि इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनको केवल बेईमानी करनी आती है। अच्छा, सो आपकी अपनी कमाई अपनी है, सारा सेंटर ही ध्यान दिल्ली को तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी राज्यों को जितना देती है उतना भी नहीं देती। मतलब बाकी राज्यों को सेंट्रल का इनकम टैक्स और उस सब में से 42% मिलता है, हमको तो 1% भी नहीं मिलता। बाकी राज्यों में नगर निगम को प्रति व्यक्ति शायद 1300-1400 रुपये पर हेड मिलता है, मतलब जिस नगर निगम की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। दिल्ली को तो वो भी नहीं मिलता, उल्टा है। दिल्ली में ज़मीन नहीं है हमारे पास, तो लैंड रिफॉर्म से जो कॉस्ट आती है सरकार को, लैंड रेवेन्यू से कमाई होती है, वो हमारे पास नहीं आता। तो दिल्ली में तो हमारे हाथ बहुत बंधे हुए हैं, फिर भी ईमानदारी से काम करके हमने जो भी हमारे पास स्टेट के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ईमानदारी से किया, तो वो बढ़ते चले गए। और आज 30,000 करोड़ का बजट 76,000 करोड़ का हो गया। केंद्र सरकार का 1 रुपया नहीं बढ़ा उसमें। और उसको रिवर्स करके देख लो आप, 2015 से पहले भी दिल्ली में जो कुछ परिस्थितियां आज हैं, 2015 से पहले भी वही थी। हमसे पहली 5 साल की सरकार देखोगे आप, तो बजट बढ़ा था 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए हमारे 5 साल पहले, 25 से 30, और हमारे दौरान हुआ 30 से 60।
तो आप सिंपल मैथमेटिक्स देख लो कि 5 साल की ईमानदार सरकार बजट डबल कर देती है। जो आपने थोड़ा पंजाब का भी स्टडी किया होगा, जो सबसे बड़ी चिंता होती है कर्जा बहुत ज़्यादा हाँ। है। वो कर्जा हम सिर्फ 2.63 करोड़ लाख करोड़ नहीं, उसके बाद ऊपर ये जो पिछला बकाया रह गया कॉरपोरेशन का है, सो काफ़ी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि आप 5 साल में अगर ये ईमानदारी से चली तो ये कर्जा कम हो सकता है? ना सिर्फ कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। ये भी मैंने बजट से पहले, बहुत पहले जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान काफ़ी स्टडी किया था, क्योंकि जब आप आके बात करते हैं, और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थोड़ा सा मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ बाकी कहाँ क्या चल रहा है, बहुत कम हो सकता है। मैं आपको बहुत लेमैन के रूप में समझाता हूँ। पंजाब के एक देन मिनिस्टर ने अपने घर की छत पे हेलीपैड बनवाया है। उस वक्त पंजाब पिछली सरकार के मिनिस्टर ने अपने ये कांग्रेस सरकार की क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अपने घर की छत पे हेलीपैड बनवाया है ना। अब हेलीपैड कौन बनवाता है अपने घरों पे? बहुत बड़े बड़े, मतलब अंबानी अडानी जैसे, टाटा जैसे लोग सोचते हैं कि यार मेरा टाइम बच जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा था? आज पंजाब में ऐसी सरकार है जो अपने घर पे हेलीपैड बनवाने के बारे में नहीं सोचती। वो बच्चों के स्कूल बनवाने, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने, फिनटेक सिटी बनवाने, इन सब पे सोचती है। सर, आपने दिल्ली का आप चाहे आपके पास बहुत सारी टोपियाँ, मतलब मिनिस्ट्रीज हैं, पर जब आपका नाम आता है ना तो एक वो इंस्टेंट रिकग्निशन एजुकेशन मॉडल ही आता है। सो जो दिल्ली का मॉडल है, मैंने भी 1-2 स्कूल देखे हैं, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब ये बहुत बढ़िया स्कूल्स हैं। बट जो पंजाब की असलियत है, क्योंकि आज आप बात जब हो रही थी कि डिजिटाइजेशन से हम यूज़ करेंगे, अगर हम ये कोविड काल देखें, हमारे बच्चे फेल हुए हैं कोविड, जिन्होंने डिजिटल एजुकेशन करी है, मतलब जितना रिजल्ट डाउन गया है। सो वो रियलिटी को डिजिटल वर्ल्ड से, और जो पंजाब की हकीकत है, बिकॉज बॉर्डर एरियाज विलेजेस हैं और जहाँ पे टीचर्स खुद जाने को तैयार नहीं, कैसे ये सबको बैलेंस करेंगे? देखिए, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल विल है, सरकार ने पैसा भी दिया, एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन। नहीं ऐसा नहीं है। असली अगर आप मुझसे पूछो कि दिल्ली के एजुकेशन में सबसे बड़ा योगदान, मतलब सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, टीचर्स का मोटिवेशन। टीचर्स वही हैं जो पहले थे, कुछ रिटायर होते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लार्जली बड़ा लॉट वही है, 5 साल में इतना लॉट नहीं बदलता है। टीचर्स वही हैं जो पहले थे, लेकिन जब हमने उनके साथ बैठना शुरू किया, उनके साथ काम करना शुरू किया, प्रिंसिपल्स के साथ बात करनी शुरू की, तो हमने देखा इनके पास, सबके पास अपने अपने स्कूल को लेकर आइडियाज़ हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला तो हो, कोई उनके। आज पंजाब ने वो काम करना शुरू कर दिया। आप देखो, भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब के प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा, यही हमने दिल्ली में भी किया था, कि भाई आप बताओ, स्कूल आपको चलाना है, सरकार क्या करे आप बताओ, आपके हिसाब से आपके स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, वो आप पहले हमें बताओ, फिर उसमें से कौन सी चीज़ हम पहले कर देंगे और कौन सी बाद में करेंगे वो हम तय कर लेंगे, बट आप बताओ तो सही। आज इतने सारे सजेशंस आए हुए हैं पंजाब के प्रिंसिपल से। मैं पंजाब के एजुकेशन मंत्री जी से बात कर रहा था, ही वॉज सो हैप्पी कि जी हर प्रिंसिपल के पास अपने स्कूल को लेके कुछ आइडिया है, और हर जगह आदमी पैसा नहीं मांग रहा आपसे, हर जगह थोड़ी सी लिबर्टी मांग रहा है। कह रहा है यार मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं 2000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं 70-80 टीचर्स की टीम को लीड कर रहा हूँ, गिव मी सम स्पेस टू वर्क। आपका फलाना सिस्टम, आपका फलाना ऑर्डर, आपका विश्वास चाहिए उनको कि आप हम पे विश्वास। टीचर्स का खुद पे विश्वास किया। आज हम अगर एजुकेशन की ये लड़ाई जीत रहे हैं दिल्ली में, तो अपने टीचर्स की बदौलत जीत रहे हैं। और आई एम क्वाइट श्योर, मैं पंजाब के बहुत टीचर्स से मिला हूँ इस दौरान, मुझे बहुत टीचर्स टकराए हैं, अदरवाइज भी मिलते थे, दिल्ली तक आते थे तब। मुझे बहुत उम्मीद है कि टीचर्स ले जाएंगे पार। और सरकार को क्या करना है, जैसे मान साहब ने बैठ के, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बैठ के प्रिंसिपल से बात की, आज मीत जी जाके अलग अलग स्कूल्स में जाके टीचर्स से मिल रहे हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था कि अमेरिकन एम्बेसी के लोगों ने, मतलब अमेरिकन एम्बेसी टीचर्स ट्रेनिंग कराती है इंग्लिश टीचर्स की, उसने यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग का काम करना शुरू कर दिया है। तो एक बार, इफ़ आई नीड माई टीचर्स टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास, आई हैव टू हेल्प देम व्हाट द वर्ल्ड इज। तो टीचर हो जाएगा, टीचर्स के जरिए हो जाएगा। सरकार पॉलिटिकल विल लेके आती है, वो है। सरकार अब पैसा देने शुरू कर दिया, क्योंकि पहले कभी पैसा नहीं मिलता था टीचर्स को, तनख्वाहों के लिए मिलता था। आज हमने पैसा देना शुरू कर दिया। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं चन्नी साहब की विधानसभा में भी गया, मैं और कई जगह गया, कई हलकों में, चुनाव से पहले, आपको याद होगा, बहुत सारे स्कूल देखे मैंने, सब स्कूल सड़े हुए थे। क्यों सड़े हुए थे? प्रिंसिपल की गलती थोड़ी है।
भाई सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। वो प्रिंसिपल बेचारा, उसके पास में 2000 बच्चे हैं, उन 2000 बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दे या स्कूल के झाड़ जंकार साफ करने पे ध्यान दे। वो इस मैनेजर से तो हमने वहाँ स्टेट मैनेजर लगाए थे दिल्ली में। आज पंजाब सरकार में मान साहब ने ऐलान किया, मान साहब के बजट में ऐलान था, आज मैं भी खुश हो गया देख के कि यार वाह स्टेट मैनेजर होंगे पंजाब के स्कूलों में। तो जो प्रॉब्लम मैंने फरवरी के महीने में, जनवरी में पंजाब के स्कूलों में देखी, आज मुझे वो सॉल्व होती दिख रही है। अब जिस स्कूल में मैं गया वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि सर अब आप ही बताओ जी, इतना बड़ा स्कूल है कैसे करेंगे। राइटली सो, प्रिंसिपल बेचारा या तो झाड़ू लगवा ले चारों तरफ, या बच्चों को पढ़वा ले, टीचर्स से बात कर ले, बच्चों से बात कर ले। एक ही दिन होता है प्रिंसिपल के पास भी 24 घंटे। सो आई थिंक इस तरह के इंटरवेंशन से, टीचर्स की ट्रेनिंग से बहुत मदद मिलेगी। सर जो एक और मुद्दा जो आपके लिए कल आने वाला है, जीएसटी के लिए पंजाब का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चाहे इस बजट पे तैयारी की होगी है कि हम उसके बिना कल मैनेज कर पाएंगे, बट तो लगता है कल जो आप मांगने जा रहे हो कि थोड़ा स्टेट का अभी शेयर रखना चाहिए, उसकी कोई नहीं, स्टेट का कंपनसेशन अभी और बढ़ाना चाहिए ना, कम से कम 5 साल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने 5 साल पहले सारे राज्यों को प्रॉमिस किया कि साहब जीएसटी काट दिया है और आइए मिलकर जीएसटी को अपनाते हैं, और सारे राज्य अपने अपने टैक्स लगाने के राइट्स सरेंडर कर दो और आप केवल जीएसटी पे भरोसा करो। राज्यों ने भरोसा कर लिया। आपने प्रॉमिस किया था कि 25% तक, 30% तक ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो 7%, 8% रह गई, एक्सक्यूज मी, ग्रोथ आपकी 7-8% रह गई। तो वो प्रॉमिस क्या हुआ? इसका मतलब आपके ड्रीम गलत था। जब राज्यों ने कहा साहब आप हमसे हमारे सारे राइट्स सरेंडर करा रहे हो टैक्स लगाने के, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज ना दिल्ली, ना पंजाब, ना उत्तर प्रदेश, ना तमिलनाडु, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपने हिसाब से टैक्सेस नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि राइट्स सरेंडर कर दिए। अब आपने राइट्स तो ले लिए, लेकिन अब आप मदद नहीं कर रहे हो। बोले अब हम नहीं जानते आप कौन है, 5 साल हो गए। ऐसे नहीं हो सकता ना। एक देश हो आप ठीक है, अलग अलग राज्यों की सरकारें हो सकते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हो सकते हैं, कुछ राज्यों में आपकी भी सरकार है, ये भी सारी की सारी सरकारें देश की सरकार हैं। आप ये नहीं कह सकते हम तो केंद्र सरकार हैं, हम राज्य सरकारों को कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल पूरे हो गए। सर पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी आएगी कि आपके साथ आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग होंगे, बिकॉज सब जगह ही डबल इंजन की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है देश में और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेमोक्रेसी की आवाज़ सुनी जाएगी। वरना मतलब डबल इंजन की सरकार में भी जो दूसरा वाला इंजन है वो चलेगा कैसे? अगर उसमें कोयला खत्म हो गया तो उसमें डीजल ही खत्म हो गया, जो भी उसका फ्यूल है खत्म हो गया। कल देखेंगे कि दूसरी इंजन कैसे बोलती है। देखते हैं। सर एक चीज़ मुझे बताइए, आपकी जो दिल्ली की सरकार में एज अ लेडी मेरा ये पूछना फ़र्ज़ है, वहाँ पे मंत्री नहीं, यहाँ पे चलो एक मंत्री है, पर आज सारे प्रोमिस पूरे हुए, 5 बड़े थे, महिलाओं का ही रह गया कि वो उनका 1000 रुपया नहीं आया। क्या इसमें कोई कारण नहीं है कि औरतों को और मौका मिलना चाहिए कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा हो ताकि आवाज़ हमारी बुलंद हो जाए? महिलाओं को पूरा मौका मिलता है और मिलना भी चाहिए, और ये जितने भी चुनाव के पहले के आपने, बट ये क्यों होता है कि जब भी अब आदमी आगे आता है वो औरत को क्यों पीछे छोड़ देता है? इतना डरते क्यों है हमसे? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं और जो भी प्रोमिस किए थे मान साहब ने और केजरीवाल जी ने, पूरा कमिटमेंट है। मेरी भी जिम्मेदारी है, मान साहब की जिम्मेदारी है, केजरीवाल जी की भी जिम्मेदारी है कि पंजाब के लोगों ने जिन जिन बातों पे एक मौका दिया है, हर उस बात को पूरा करेंगे। 50-50 विमेन का भी होगा कभी कि ये बहुत उटोपियन ड्रीम है कि नहीं? बिल्कुल भी उटोपियन नहीं है, होना चाहिए। सर एक आपका जो एक प्लान था होम डिलीवरी जो राशन का है, वो आप दिल्ली में नहीं कर पाए, वो यहाँ पे होने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक्चुअली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो अच्छी होगी? क्योंकि अगर किसी के पास कोई बेरोज़गार है, उसको मदद की ज़रूरत है, वो क्यों नहीं आ सकता? 450 करोड़ सिर्फ होम डिलीवरी पे खर्चा जाएगा, ये सही अमाउंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी राशन में चोरी बहुत है, हज़ारों करोड़ की चोरी है। और ये किसका राशन है? ये लोगों का है, लोगों के घर जाना चाहिए था। वो मिलों में जा रहा है, उसका आटा बन के कोई बेच रहा है। आप जो भी कर लीजिए, बेचारा गरीब आदमी या ज़रूरतमंद आदमी दुकान पे जाता है, वहाँ उसको राशन नहीं आया, दुकान बंद है, आपके कार्ड में फलाना है, कुछ। अगर आदमी के घर सरकार पहुँचने लगे और उसकी चोरी रुक जाए, हज़ारों करोड़ की चोरी रोकने के लिए, और उससे बड़ी बात है कि आदमी के घर, आदमी की ज़रूरत है राशन कौन आदमी ले रहा है? वो आदमी ले रहा है जिसको लगता है कि यार मतलब उसकी फाइनेंशियल स्थिति है कि मुझे सरकार से राशन सस्ते रेट पे चाहिए। उसमें भी चोरी।
उसकी चोरी अगर रोकनी है तो डोर स्टेप डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, और उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे स्टोरेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, मतलब आप कह रहे हो कि जो स्टोरेज है उसमें चोरी होती है वो रुक जाएगी। साइफन ऑफ होता है आपके, बहुत जगह मीडिया ने भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, बहुत रिपोर्ट छपती है, कई जर्नलिस्ट ने फॉलो किया, आपने भी देखा होगा कि गोडाउन से अनाज चला और वो ट्रक इधर से उधर चला गया, या उतरा वहाँ पे, वहाँ से कहीं और चला गया। बहुत रोज़ केस सुनते रहते हैं, वो सारे बंद। अगर ज़रूरतमंद आदमी के घर पे जाके नॉक नॉक आपका राशन, आपका आटा, तो इससे बढ़िया सर्विस क्या हो सकती है? सर अगर 1 किलो में से 100 ग्राम निकाल लिया, वो तो घर पे जाएगा, उसके हाथ में मिलेगा ना। अब नहीं बट अगर वो रास्ते में फिर वहाँ पे भी निकाला नहीं, जा अब वो ये नहीं कह सकता ना, राशन लेके जो आदमी जाएगा वो तोड़ के सामने देगा, और उसको ये नहीं कह सकता आया नहीं। अगर 4 किलो आया तो 5 किलो भी आता। तो अभी तो उसके पास बहाने मारे जाते हैं, राशन आया नहीं है, क्या करूं। अब वो बेचारा राशन डीलर से तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि राशन डीलर तो कह देता है जी राशन नहीं आया। फिर वो किस अफसर से जाके लड़े राशन क्यों नहीं आया? उसके घर में आएगा राशन। सर जो सबसे बड़ी दिक्कत, मैं आखिरी सवाल पे आती हूँ, आपके पास टाइम कम है, कि जो पंजाब में एक बिजनेस की कमी है, एक इन्वायरमेंट जिसमें नौजवान एंटरप्रेन्योर बन जाएं। आपने स्टार्टअप के लिए 11th क्लास बच्चों को थोड़ा सा दिया है, छोटी सी अमाउंट, वो एक जिज्ञासा जगाने के लिए, पर जो चाहिए कि नौजवान सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे छोटा बिजनेस स्टार्ट, उसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं, स्टार्टअप पॉलिसी है, इन्वेस्ट पंजाब से भी इन लोगों ने बात की है। मैं सुन रहा था कि जो एक तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पंजाब में एक अच्छी चीज़ है कि पंजाब के एम्बियंस में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। पंजाबी बाई बर्थ अपने आसपास से सीख के एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है एज़ कम्पेयर टू सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और पंजाब में बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ से रोज़गार, बहुत नए नए रोज़गार निकल सकते हैं, और हम 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैप कर रहे हैं। सरकार ने, दिल्ली में हमने शुरू किया, आज पंजाब में भी मान साहब ने, हमारे चीमा साहब ने इसको वो किया, और स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ की अब इस रूप में बनाई जाएगी कि किसी ने मतलब हर जो आपने कि जो भी नए लड़के लड़कियाँ अच्छी पढ़ाई करके आ रहे हैं, वो अपने गांव में वाइट कॉलर जॉब्स भी क्रिएट करें। अभी तक गांव में जॉब्स की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ब्लू कॉलर जॉब्स, मतलब जिसमें बहुत फिजिकल मेहनत लगती है, उस तरह के जॉब्स। आज आदमी चाहता है मुझे पढ़ लिख के मुझे कोई वाइट कॉलर जॉब दो। बिल्कुल, पढ़ाई का मतलब इसलिए वो गांव छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसके गांव में वाइट कॉलर जॉब नहीं है, जबकि गांव की इकोनॉमी से भी वाइट कॉलर जॉब्स निकल सकते हैं। दूसरा, आज अगर यहाँ पे मतलब बेंगलोर में आईटी हब बन सकता है, तो पंजाब के किसी गांव में भी बन सकता है। इस पे सरकार ने काम करना शुरू किया है, आज अनाउंसमेंट भी हुई है उस पर। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी